हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर। मैं नफीस अहमद आपका फिर से स्वागत करता हूं। आपको पता है कि हमारे चैनल पर जो भी एग्ज़ाम करंट में चलता है उसकी प्रैक्टिस सेट हम लोग ज़रूर लगाते हैं। एनटीपीसी की जो तैयारी है वो बहुत ज़ोरों शोरों पर है, और क्योंकि आपको पता है कि एनटीपीसी के लिए डेट भी डिक्लेयर कर दी है, यानी 15 दिसंबर के आसपास से एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और ये सारी चीज़ें डिक्लेरेशन होने के बाद देखिए, मैं आपको यही कहूँगा कि अब टारगेट जो है वो आपको बिल्कुल ठान लेना है कि अभी भी वक्त है, वक्त यूँ बेकार ना कर। अभी भी वक्त है, वक्त यूँ बेकार न कर। खींच ले कमान पर तीर और बार कर, ज़्यादा से ज़्यादा निशाना चूक जाएगा। अरे जीतना है अगर कोशिशें सौ बार कर। तो कहते हैं कि कोशिशें करते रहना चाहिए, जितनी कोशिशें करोगे उतना ही तुम्हारा बिल्कुल जो है एक ना एक दिन सफल ज़रूर हो जाओगे। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हर रोज़, जैसा कि आप तैयारी करते हैं, कि हर रोज़ उठ के कुछ ना कुछ सोचो और एक टारगेट फिक्स करो, उस टारगेट को रोज़ाना अचीव करने की कोशिश करो। तो आपका एक ना एक दिन, ये जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो इसमें देखिएगा ये जो हमारे 40 क्वेश्चन हैं, जैसा कि आपको पता है कि 40 क्वेश्चन जो है एनटीपीसी में 40 क्वेश्चन आएंगे। किस चीज़ के? जीएस के 40 क्वेश्चन आएंगे। इसमें करंट भी शामिल है, सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो ये 40 क्वेश्चन जीएस के लेके आया हूँ, और रीजनिंग और मैथ का भी इसका पार्ट हम जो है पहले दे चुके हैं और आने वाला भी है। तो आप चलता रहिए। देखिएगा, सबसे पहली बात ये है, और एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हाजो बौद्ध हिंदू एवं धर्म इस्लाम का एक मिलन बिंदु किस राज्य में है? तो पहली बात आपको बता दूं, देखिए ये 3 धर्म जहाँ पर मिलते हैं, हाजो, तो वो 3 ही शब्दों से मिलके बना है। असम कहा कितने शब्दों से मिलके बना है? यानी 3 धर्मों का जो मिलन बिंदु है वो 3 शब्दों से मिलके बना है, और वो है असम। तो आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं, ये असम में है। और यहाँ पर ये 3 धर्मों का हिंदू देवी देवताओं का मंदिर भी है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा और पवित्र स्थल यहाँ मौजूद है। और यहाँ पर जो है मुस्लिम श्रद्धालु जो हाजों के यानी मक्का में शीर्ष नमाने आते हैं, उनके लिए भी बनाया गया है। तो इसका आंसर होगा असम। ठीक है। और नेक्स्ट आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रास द्वीप का नया नाम, आपको पता है कि जब से ये गवर्नमेंट आई है बीजेपी की, नाम बदलने का एक प्रचलन सा चल रहा है। तो इन्होंने जो है हर चीज़ का नाम बदलने के लिए, जैसा आपको पता है कि इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया, तो हर चीज़ का एक नाम बदलने का इनके यहाँ जो है चलन से चल रहा है। तो इन्होंने जो नाम बदला है असल में अंडमान निकोबार द्वीप का, तो अब देखिएगा इन्होंने क्या काम करा है। वो 3 द्वीप है, देखिए नील एवं हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप तथा स्वराज द्वीप कर दिया है। कौन सा द्वीप कर दिया है? वो स्वराज द्वीप। तो इसका नाम रखा है कौन से द्वीप का? रास द्वीप का। देखिएगा, सुभाष द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। 3 नाम इन्होंने बदले हैं। वो 3 नाम मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तो है तीनों द्वीपों में रास द्वीप। कौन सा द्वीप है? एक है रास द्वीप, और दूसरा है, एक है रास द्वीप और दूसरा है नील द्वीप। कौन सा द्वीप? नील द्वीप। यह है नील द्वीप। और तीसरा है हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक, यह है देखिएगा हैवलॉक द्वीप। तो रास द्वीप को जो इन्होंने चेंज किया है, तो रास द्वीप जो है वो सुभाष चंद्र बोस द्वीप में काय में चेंज किया है? वो चेंज किया है सुभाष चंद्र बोस, इसका नाम रखा है सुभाष चंद्र बोस द्वीप। और नील द्वीप का जो इन्होंने नाम रखा है, तो नील द्वीप का नाम रखा है शहीद द्वीप। क्या रखा है? शहीद द्वीप। और हैवलॉक द्वीप जो है इन्होंने जो इसका नाम रखा है, उसका रखा है स्वराज द्वीप। क्या रखा है? स्वराज द्वीप। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर का नाम बताइए। संपूर्ण क्रांति के जो पक्षधर थे, तो देखिए संपूर्ण क्रांति का नारा और विचार जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। इन्होंने असल में क्या कहा था कि इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए ऐसा काम किया था। और जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, और उन्होंने कहा था कि जात पात तिलक दहेज भेदभाव सबको छोड़कर संकल्प लिया था कि हम संपूर्ण क्रांति लाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा,
देखिएगा नेक्स्ट क्या है, मैं आपको बताऊं इसमें नए नए क्वेश्चन और बिल्कुल जो करंट के क्वेश्चन है वो भी। नीति आयोग द्वारा जारी विजन डॉक्यूमेंट में वर्ष 2022-23 हेतु कितनी वृद्धि दर रहने की संभावना व्यक्त की गई है। यानी वृद्धि दर जो है वो विजन डॉक्यूमेंट में 22-23 में कितना रखा गया है, वो रखा गया है 9% रखा गया है। ये तो और कितना है, ये अनुमानित है, पता नहीं, देखिए अनुमानित चल रहा है 9%, तो बाकी तो आगे का मत पता नहीं क्या होगा, लेकिन आप अनुमान ही लगाइए अभी तक और देखते रहिएगा जो अनुमानित है वही। वन फैमिली वन जॉब, ये बड़ी अच्छी बात है, वन फैमिली वन जॉब कि एक परिवार में एक जॉब तो गवर्नमेंट की होनी ही चाहिए। तो ये वन फैमिली वन जॉब की जो योजना है वो चलाई है सिक्किम सरकार ने। जानते हैं ना सिक्किम, जिसकी राजधानी है गंगटोक। क्या है सिक्किम की राजधानी? गंगटोक। और ये जो है सिक्किम, ये सबसे छोटा राज्य, क्या है, सबसे छोटा राज्य है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये भारत ने हाल ही में यूरेनियम के आयात के लिए किस देश के साथ समझौता संपन्न किया है। तो यूरेनियम के आयात के लिए भारत ने जो समझौता किया है वो अभी वो किया है उज्बेकिस्तान से। किससे किया है? उज्बेकिस्तान। ये समझौता जो है वाइब्रेंट गुजरात महोत्सव के दौरान हुआ था और वहाँ के राष्ट्रपति हैं उज्बेकिस्तान के शौकत मिर्जियोयेव। मैं नाम बता देता हूँ यहाँ के उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति का, उनका नाम है शौकत मिर्जियोयेव, ये यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है। और प्रधानमंत्री अपने यहाँ नरेंद्र मोदी जो हैं उनके साथ ये समझौता हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 29 जनवरी 2019 को जारी एफडीआई की रिपोर्ट ने वर्ष 2017-18 में किस देश में सर्वाधिक जो है वो एफडीआई लाने वाला बताया है। कौन सा देश ऐसा है जिसमें सर्वाधिक एफडीआई लाने वाला जो है जिसे बताया है। तो देखिएगा, वैसे पहली बात आपको बता दूं ये एफडीआई होता क्या है। एफडीआई को हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसे आप इसे कहेंगे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा जो आया है वो मॉरिशस में आया है 19.7%, 19.7%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 2020 के कैलेंडर वर्ष में कौन से वर्ष के समान, वर्ष 2020 का जो कैलेंडर वर्ष है वो कौन से वर्ष के समान होगा। आपको पता है कि 2020 का जो वर्ष है वो कौन से वर्ष के समान होगा। तो एक बात समझ लीजिएगा, अगर हम इसमें दिए ये बता कर रहे हैं कि ये इसमें कौन सा होगा, तो इसकी देखिए आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर मैं आपको बताऊं 2020, तो 2020 में हम देखिएगा क्या कर सकते हैं। ये हमारा है 1/1/2020, हम कहें इसे 1/1/2020, ये है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं 1/1/2020 में, देखिए इसके विषम दिनों की संख्या निकाल सकते हैं। विषम दिनों की संख्या आप कैसे निकालेंगे, देखिए इस तरीके से निकाल सकते हैं, 7 से डिवाइड करके इसका जो है ईयर कोड लगाकर और डे कोड लगाकर और मंथ का कोड लगाकर, जनवरी का कोड और जो है मंथ उसका है क्या नाम है डे का कोड लगाएंगे और इसका कोड लगाकर आप इसे जोड़िएगा। तो आप इसे जब जोड़ेंगे तो कुल मिला के जो है ये बैठता है, कितना बैठता है देखिए 19 और 1 20 और 4 कितना 24 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचता है शेष। तो इसमें 3 विषम दिन आते हैं। कितने विषम दिन आते हैं? 3। सेम इसमें देखिएगा 2076 है, कितना 2076। अगर हम बात करें 1/1/2076 की, तो आप इसे जोड़िएगा, देखिएगा पहले तो डे कोड और ये इसका ईयर कोड प्लस 7 से डिवाइड कीजिएगा, तो कुल मिला के जो बनता है ये 18। देखिए इसे जोड़ने की कोशिश कीजिएगा आप, 19 और 5 देखिए 24, तो इसे जोड़ेंगे 94 94 कितना 7 से बाकी 7 × 7 और यहाँ से कितना 7 के 14, तो यहाँ से देखिए 7 2 बचे 24, 7 तो 7 के 21, यानी इसमें भी 3 दिन शेष बच रहे हैं। विषम दिन कितने बच रहे हैं? 3 विषम दिन है। तो इसका जो ये ईयर होगा 2076, इससे हम कह सकते हैं कि ये 2020 का जो कैलेंडर वर्ष है वो इसके बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने सर्वाधिक वनडे मैच खेलने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सबसे ज़्यादा वनडे मैच खेलने वाली जो रिकॉर्ड बनाया है वो बनाया है देखिए मिताली राज ने। कितने बनाया है? मिताली राज। जानते हैं मिताली राज भारत की कप्तान हैं वुमेन टीम की। तो भारत और न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच सीरीज के तीसरे अंतिम वनडे में भारत की तरफ से अपने करियर का 200 वनडे, कितने वनडे खेले हैं अब तक इन्होंने? 200 वनडे खेले हैं।
200 वनडे खेलने वाली अकेली खिलाड़ी हैं और ये विश्व की प्रथम महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब तक 200 वनडे खेले हैं, मिताली राज। और दूसरा देखिएगा, अंतरिम बजट 2019-20 का जो बजट आया था उसके अनुसार कितने लाख रुपए तक की आय पर इनकम टैक्स नहीं लगाने की बात कही गई थी। यानी इनकम टैक्स जो है वो कितने लाख पे नहीं लगेगा, तो इसमें आयकर की सीमा जो है वो वर्तमान में 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई थी। 2.5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 5 लाख तक कुछ नहीं लगेगा, तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट आप देखिएगा, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? यानी भारत के एकमात्र इकोनॉमिक्स के जो अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है उनका नाम है अमर्त्य सेन। क्या नाम है उनका? अमर्त्य सेन। इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में। कब मिला था? 1998 में। ठीक है। और ये देखिएगा, मैं आपको बता दूं, ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले अन्य भारतीय के मूल व्यक्ति कितने हैं अब तक? तो जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं और सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, वेंकट रमन और कैलाश सत्यार्थी। कितने लोगों को मिला है अभी तक? चलिए नेक्स्ट, समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं आपको धीरे धीरे समझाता चलूं। राजा रवि वर्मा ये क्यों प्रसिद्ध हैं? राजा रवि वर्मा जो हैं वो क्यों प्रसिद्ध हैं? तो राजा रवि वर्मा जो हैं वो एक चित्रकार है। क्या है ये? चित्रकार, पेंटर है। ठीक है। राजा रवि वर्मा एक भारतीय चित्रकार हैं, भारतीय साहित्य और संस्कृति का चित्रण किया है इन्होंने। ठीक है। लक्ष्मी विलास पैलेस के संग्रहालय में इनके चित्रों का बहुत बड़ा संग्रह है। चलिए नेक्स्ट बताने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा आपको मैं अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये 40 क्वेश्चन हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 40 के 40। एक क्वेश्चन, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपने प्रथम प्रयास में मंगल के कक्ष में अंतरिक्ष यान को स्थापित किया था? यानी पहली बार में जो मंगल ग्रह पर अपना प्रथम इन्होंने किया था, तो मंगल ग्रह पर जो ऑर्बिटर है भारत ने 5 नवंबर 2013 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के जी, तो किसने किया था? भारत ने। और ये कब किया था? ये किया था 5 नवंबर 2013 को। कहाँ? इसरो, आप जानते हैं इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है। तो ये पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन था। 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचाया था। कब पहुंचाया था इन्होंने? 24 सितंबर 2014 को पहुंचाया था ये। ठीक। नेक्स्ट आप देखिए, सुपोषण किसके कारण होता है? ये देखिएगा, सुपोषण। जल में जैविक और अजैविक पोषक तत्वों के सांद्रण में जो देखिए वृद्धि को सुपोषण कहते हैं। यानी पानी में जो ये ऑर्गेनिक और बायोटिक और एबायोटिक जो एलिमेंट होते हैं उनका जो मिश्रण होता है ना, उसी को हम सुपोषण कहते हैं। सुपोषण कहते हैं। तो इसमें देखिए ये नाइट्रेट और फास्फेट क्या होता है? इसमें नाइट्रेट और फास्फेट जो है वो शैवाल को अप्राकृतिक पोषण प्रदान करते हैं। इसे जलीय पौधे शैवाल आदि अधिक वृद्धि करते हैं, तो इसे श्वसन के लिए अधिकांश असल में ऑक्सीजन का उपयोग ले लेते हैं। तो इसलिए हम इसमें कह सकते हैं कि इसका जो होगा वो आंसर ये होगा बी। अगला देखिए, कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र जैविक संगठक नहीं है? जैविक संगठक नहीं है तो कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र? देखिए, तो मैं आपको बता दूं कौन सा जो है वो होता है जलवायु। कौन सा? यानी पादप और जंतुओं को मिलाकर जैविक घटक का बनना पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों को निम्नलिखित रूप में विभाजित करता है। तो आप जानते हैं इसमें कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक ये सब होते हैं, लेकिन जलवायु नहीं होता इसमें। ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, तार्किक जोड़ के लिए किस प्रकार का गेट का उपयोग किया जाता है? तार्किक जोड़ के लिए ये देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया। कौन सा गेट है जिसमें तार्किक जो है जोड़ होता है? अब वो कौन सा गेट है? उसे कहते हैं हम ओर गेट। कौन सा कहते हैं? उसे कहते हैं हम ओर गेट। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ओर गेट बनता कैसे है। देखिएगा, ओर गेट असल में कैसे बना होता है। ओर गेट ऐसे बना होता है, इस तरह से।
इसमें 2 इनपुट होते हैं इस तरीके से ये, और यहाँ इसका एक आउटपुट होता है, ये इसे कहते हैं हम आउटपुट। तो ऐसे इसका होता है y बराबर a प्लस बी, इस तरह से। तो इसमें इनपुट होते हैं 2, ये इसे हम कहते हैं OR गेट। क्या कहते हैं? OR गेट। चलिए नेक्स्ट, कौन सा यंत्र कंप्यूटर के लिए एक इनपुट था तथा आउटपुट दोनों की भांति कार्य करता है? यानी कौन सी चीज़ ऐसी है जो इनपुट और आउटपुट दोनों की भांति कार्य करता है? तो वो होती है मॉडम। क्या होती है? मॉडम। आप जानते हैं प्रिंटर तो आउटपुट है, माउस इनपुट है, और ये देखिए जॉयस्टिक जो है, जॉयस्टिक डिवाइस जो है ये तो नहीं है, तो ये इसका मॉडम जो है ये दोनों काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा, आंकड़ा संचरण की गति को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? आंकड़ा संचरण की गति जो है उसे काय में नापते हैं, उसे बिट्स में नापते हैं। काय में नापते हैं? बिट्स में नापते हैं। ये है बिट्स, जैसे डाटा नापते हैं ना, बिट्स इस तरह से नापते हैं, केबी, किलोबाइट, ये इस तरह से। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, वृद्धि हार्मोन कार्य करता है। वृद्धि हार्मोन क्या कार्य करता है वो देखना है। तो वृद्धि हार्मोन क्या कार्य करता है इसकी बात करनी है। वृद्धि हार्मोन एक प्रोटीन आधारित पेप्टाइड हार्मोन होता है। क्या होता है ये? प्रोटीन आधारित पेप्टाइड हार्मोन होता है, और ये हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में कार्य करता है। ये वाला है इसका। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट, ये 40 क्वेश्चंस आप ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है? उभयलिंगी बताना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं उभयलिंगी कौन सा होता है, और वो एक, देखिए जिस पुष्प में नर तथा मादा दोनों ही उपस्थित हों उसे हम लोग क्या कहते हैं? उभयलिंगी कहते हैं। यानी ब्रेसिकेसी कुल के पौधे होते हैं, ब्रेसिकेसी कुल के पौधे, इसमें नर और मादा दोनों होते हैं। तो इसमें होता है उभयलिंगी ब्रेसिकेसी। अब देखिएगा कौन सा हमें लगता है इसमें उभयलिंगी में, तो मेरे हिसाब से इसमें होना चाहिए सरसों। कौन सा? सरसी। ठीक है, बाकी देखिएगा तरबूज तो एक लिंगी है, और खीरा भी एक लिंगी है, और पपीता भी एक लिंगी है। ये सरसों ही है इसमें। मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट, यानी सांस से संबंधित श्वसन पिगमेंट बता रहे हैं। तो ये श्वसन पिगमेंट जो है वो कहाँ पाया जाने वाला है वो आपको बताना है। तो देखिएगा मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट हीमोग्लोबिन। आप जानते हैं जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ मिलती है? हमारे ब्लड में जाके मिलती है, यानी O2 जो है ब्लड में मिलती है, तो हीमोग्लोबिन ही उसका जो है श्वसन पिगमेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित होता है? कौन सा प्लाज्मा तो देखिएगा इसमें जो होता है, यानी रुधिर के कैल्शियम आयन से क्रिया करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन ट्रिप्टेज नामक एंजाइम के साथ क्रिया करके प्रोथ्रोम्बिन को बनाते हैं। तो ये सारा जो है एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है जिसमें फाइब्रिनोजन बनता है। ये फाइब्रिनोजन, तो इसका रक्त स्कंदन इससे होता है, फाइब्रिनोजन से। अब थोड़ा सा मैं समझाता चलूँ आपको, निम्नलिखित जानवरों में से किसकी अपेक्षा अधिक लंबी आंत है? यानी लंबी आंत जो है वो किसकी? तो देखिए जो जानवर दिए गए हैं मैं आपको बता दूं, जैसे लोमड़ी है, बाघ है, कुत्ता है, खरगोश है। खरगोश की आंत अपेक्षाकृत लंबी अधिक लंबी होती है। यानी शाकाहारी पशुओं की छोटी आंत मांसाहारी जंतुओं से बड़ी होती है। तो आप जानते हैं खरगोश तो शाकाहारी है ही, क्योंकि शाकाहारी जंतु पूर्णतः सेल्यूलोज का पाचन करते हैं और सेल्यूलोज के पाचन में ज़्यादा समय लगता है, लेकिन मांसाहारी पशुओं को भोजन पचाने में कम समय लगता है। यही कारण है कि शाकाहारी जंतुओं की छोटी आंत मांसाहारी पशुओं की अपेक्षा बड़ी होती है। ठीक है, तो खरगोश की आंतों की लंबाई शरीर की लंबाई जो है 9 से 12 गुना अधिक होती है। ठीक है, 300 से 350 सेंटीमीटर तक होती है। ये इतनी होती है, 300 से
350 सेंटीमीटर तक। इतना बड़ा तो खरगोश होता भी नहीं, देखा है आपने इतनी लंबी इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान क्या होता है? यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान जो है वो पूछा है। तो आप जानते हैं इसमें जब दो युग्मक बनते हैं तो वो लैंगिक प्रजनन से ही बनते हैं। तो इसमें क्या होता है, अपने जीन्स का आधा हिस्सा होता है, जीन्स का आधा हिस्सा, ठीक है। आगे देखिएगा, कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों में जल का परिचलन। तो जल, आप जानते हैं जल क्या चीज़ लेके जाती है, तो अगर आपको याद ना रहे तो जाइलम जल लेके जाता है और फिलोयम जो है वो पदार्थ, यानी जाइलम जो है वो जड़ों से अन्य भागों तक जल पहुंचाता है। ये है जाइलम जल, दोनों जैसे आ रहे हैं। फिलोयम जो है ये लेके जाता है भाई साहब, क्या लेके जाता है फिलोयम, जो खनिज पदार्थ होते हैं उनको लेके जाता है। नेक्स्ट देखिएगा आप, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? देखिए सबसे बड़ी कोशिका पूछ रहे हैं, तो जानवरों के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो न्यूरॉन तंत्रिका होती है। कौन सी होती है? न्यूरॉन तंत्रिका होती है। ये तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य क्या होता है? मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करती है ये, ठीक है, मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करती है। नेक्स्ट आप देखिए, निम्नलिखित में से किसे अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं को शुद्ध पिघले हुए अयस्क से निष्कासन होता है? यानी कौन सी विधि से होता है? तो उसे हम कहते हैं विद्युत अपघटन। क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान एवं निर्माण क्षेत्र में विद्युत अपघटन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा किसी रासायनिक यौगिक में आप जानते हैं क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करके उसके यौगिकों को तोड़ा जाता है। तो इसमें मेरे हिसाब से तो देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या कहेंगे इसे? ये इलेक्ट्रोलाइसिस को हिंदी में कहते हैं विद्युत अपघटन। क्या कहते हैं इसे? विद्युत अपघटन। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखिएगा, निम्नलिखित में किसका प्रयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने में? तो ये तो आपको पता ही है, पीने के पानी में को असल में साफ़ करने के लिए क्या होता है, वो होता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2, ठीक है, CaOCl2 ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। ये तो समझ गए होंगे आप। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो, या इसका इसे हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसे? ब्रंजक चूर्ण भी कहते हैं। ब्रंजक चूर्ण, इसका एक और नाम वो है ब्रंजक चूर्ण। ब्रंजक चूर्ण। और इसमें दूसरी चीज़ होती है, वो होती है Cl2। क्या होती है? Cl2। इसे कहते हैं क्लोरीन। क्या कहते हैं? क्लोरीन। तो क्लोरीन भी यही काम करती है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप, m सतह में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। m सतह में समायोजित, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए आपको पता है, जैसे आपने देखा होगा इसमें इलेक्ट्रॉन जब हम तोड़ते हैं KLM में आता है, तो उसे हम इस तरीके तोड़ते हैं 2, 8, 18, ठीक है। और एक n आता है तो इसे भी हम इसे 2, 8, 18, 18 इस तरीके से तोड़ते हैं। तो m में कितना आएगा? m में आता है 18। m में कितना आएगा? 18। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादन किया था? देखिए साइंस के क्वेश्चन है। स्थिर अनुपात का नियम जो है वो किसने दिया था? तो जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था। यह है जोसेफ प्रॉस्ट, इन्होंने दिया था स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। नेक्स्ट आप चलिएगा, मैं धीरे धीरे आपको लेकर चलता हूँ, देखिए अंत की तरफ। अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया है? तो आपने सुना होगा कि अमोनिया किससे निकलती है? अमोनिया हैबर विधि से अमोनिया निकालने का जो प्रक्रिया होती है वो, ठीक है, हैबर विधि से अमोनिया जब निकालते हैं हम तो उसे N2 + 3H2
तो ऐसे हम इसे कहते हैं 2NH3। देखिएगा ये हमारी अमोनिया हाइपर विधि का प्रक्रम जो निकालते हैं उसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया का निशान होता है इस तरीके से, ऐसे और एक ऐसे। ठीक, नेक्स्ट आप देखिएगा, किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युत उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी तन्य विद्युत उपकरण क्या होता है, दोगुनी क्षमता से कार्य करते रहेंगे, कार्य नहीं करेंगे। कौन सा होगा? तो आप समझने की कोशिश करिएगा कि इसमें अगर कोई भी एक चीज़ लगी है किसी समांतर परिपथ में, जैसा आप जानते हैं समांतर परिपथ आपने देखा होगा, मैं आपको बना के बताता हूँ। मान लीजिए इस तरह से कोई चीज़ है, ऐसे ऐसे, तो इस तरह से हम इसे समांतर परिपथ बना सकते हैं। ऐसे ये समांतर परिपथ है, यूँ, ये इसे हम कहेंगे समांतर परिपथ। ठीक है, तो ये समांतर परिपथ मान लीजिए, अगर इसमें से यहाँ ये 3 प्रतिरोध लगे हैं मान लीजिए, तो किसी समांतर परिपथ में लगे सभी विद्युत उपकरणों एक सिरे एक साथ तथा दूसरे सिरे एक और साथ के साथ जुड़े होते, तो इसका जो होगा ये जो है ये सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। जैसे मान लो ये R1 हो जाए, ये R2 हो जाए, ये R3 हो जाए, तो अगर एक कार्य करना बंद कर देगा तो बाकी करते रहेंगे, बाकी से कोई असर पड़ेगा ही नहीं। क्यों? सीधी सी बात है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण G, देखिए इस G का आपने सुना होगा, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण होता है, इसे कहते हैं G। तो G का मान कितना होता है? G का मान होता है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। और ये बता देता हूँ आपको, G का मान जो है, G का मान पृथ्वी पर समान होता है, कहीं भी चले जाओ पृथ्वी पर समान होता है। ठीक है, तो इसका जो ये दिया किसने था, यानी खोज करने वाले थे हेनरी कैवेंडिश। ये है हेनरी कैवेंडिश। संवेग की इकाई, यानी संवेग का आपको क्या बताना है, मात्रक बताना है संवेग का। तो देखिएगा संवेग की इकाई क्या होगी, आप समझिए, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगी, या देखिए क्या हो सकती है संवेग की इकाई। तो आप या तो आप देखिएगा आप इसे निकाल सकते हो, और अगर आप इसे ना निकाल पा रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ कि संवेग की इकाई कैसे निकलती है। ठीक है, तो देखिएगा संवेग की इकाई निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें या तो उसका सूत्र पता होना चाहिए, और अगर हमें इसका सूत्र नहीं पता है तो कैसे हम इसे निकाल सकते हैं। ऑलवेज ही देखिए ये एक मुश्किल काम होता है कि अगर हम संवेग की इकाई को निकाला जाए तो P बराबर, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा संवेग की इकाई निकालने के लिए। पहले मैं आपको देखिए थोड़ा सा एक सूत्र बता दूं, फिर उसके बाद मैं इसे आपको बताऊंगा कि संवेग की इकाई निकलती कैसे है। ठीक है, तो देखिए इसमें यह है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और दूसरा है देखिए क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और तीसरा है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए मैं इसे, आप मुझे जो है आप मुझे बताइए क्या इसका आंसर संवेग की इकाई, देखिए या तो बताइए क्या A होगा, या क्या B होगा, या क्या C होगा। मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप मुझे इसका आंसर जो है ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो मैं देखता हूँ आपकी साइंस की तैयारी जो है वो कितनी है। तो आपकी साइंस की तैयारी का इससे मुझे अंदाज़ा भी हो जाएगा, और नहीं तो फिर मैं, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। चलिए नेक्स्ट आपको बताता हूँ। एक वाणिज्यिक बैंक नगद आरक्षित अनुपात निर्धारित करता है। तो नगद आरक्षित अनुपात जो है वो एक वाणिज्यिक बैंक कौन निर्धारित करता है वाणिज्यिक बैंक में। तो देखिएगा मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता है कि ये काम जो होता है भारतीय रिजर्व बैंक का होता है, RBI का होता है। काय का होता है? RBI का होता है। RBI इस काम को करता है। ठीक है, तो RBI का यही काम है कि वो जितने भी छोटे मोटे बैंक होते हैं उनको किसी, देखिएगा यानी किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल नकदी का वह भाग जो वाणिज्यिक बैंक को केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है। देखा, जैसे आप जानते हैं कोई बैंक जब खुलती है तो उसमें
कुछ रकम रखनी पड़ती है जिसे हम CRR बोलते हैं, RBI के पास, तो इसे RBI ही करता है निर्धारण। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ा है और अंदाज़ा ये है कि आप मुझे उसका आंसर ज़रूर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? तो देखिएगा, ये तो जाइलम जो है मैं आपको बता दूं, ये एक जटिल ऊतक है, और ये बाकी जो है पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, ये तीनों सरल हैं, तो ये नहीं है, इसका आंसर होगा ये ए। आगे देखिएगा, संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना अभिप्रेरित है। संयुक्त क्षेत्र की जो संकल्पना है ये कहाँ से आई? संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना, तो पहली बात तो आपको मैं बता दूं संयुक्त क्षेत्र है क्या, ये तो पता करें हम। तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को मिला के जो चीज़ बनती है उसे हम संयुक्त क्षेत्र कहते हैं। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर जो है वो ये बीच का सहयोग जो होता है पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर का, उसे कहते हैं, तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट, कॉफ़ी जो है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य क्या है? कॉफ़ी सबसे ज़्यादा पैदा होती है कर्नाटक में, आप जानते हैं 71% कॉफ़ी कर्नाटक में पैदा होती है, और केरल में होती है 21%, और 5% होती है तमिलनाडु में। ये ठीक है, तो पहले नंबर पे है कर्नाटक। नेक्स्ट, पोर्ट ब्लेयर जो है, पोर्ट ब्लेयर वो कहाँ पर है? तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी है, आपको पता ही है, तो ये दक्षिणी अंडमान में है। कहाँ है? दक्षिणी अंडमान में। सबसे गहरी समुद्री खाई बतानी है, सबसे गहरी समुद्री खाई मैं आपको बता दूं, तो देखिए सबसे गहरी समुद्री खाई, पहली बात तो ये कहाँ मिलेंगे आपको? प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है, और सबसे गहरी समुद्री खाई भी प्रशांत महासागर के पूर्वी और पश्चिमी छोरों पर मिलती है। सबसे गहरी समुद्री खाई का नाम है मैरियाना ट्रेंच। क्या नाम है? मैरियाना ट्रेंच। ये है प्रशांत महासागर की, जिसकी गहराई इसकी कितनी है? इसकी गहराई है 11,034 मीटर। और सुंडागर्त जो है वो हिंद महासागर, ये देखिए हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? सुंडागर्त, सुंडागर्त। और अगर हम बात करें अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाई है प्योरिको, ये अटलांटिक की है, प्यूरोटोरिको, ये प्यूरोटोरिको, ये तो ये इसका है बी आंसर। अगला देखिएगा, पृथ्वी वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होता है? तो आपको पता है 78% नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है 21%। कितना होता है? ऑक्सीजन होता है 21%। और तीसरे नंबर पे O3 नहीं, आर्गन होती है, तीसरे नंबर पे आर्गन होती है AR, तो ये होती है 0.93%। ये तो इसमें ऑक्सीजन का 21%। बेसाल्ट क्या है? बेसाल्ट क्या है ये बताना है आपको। एक रूपांतरित सेल और अधिकतर उसमें फेल्सपार पैराक्सिन होता है। बेसाल्ट क्या है? तो बेसाल्ट आग्नेय प्रकार की चट्टान है, एक आग्नेय प्रकार की चट्टान है, और इसमें क्या होता है, जो मैग्मा पृथ्वी के सतह के ऊपर आकर जमने से बनती है उसी को बेसाल्ट कहते हैं। फेल्सपार और पैराक्सिन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर सी होगा। सौरमंडल का सबसे ज़्यादा गर्म ऊष्म ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र। कौन सा है? शुक्र। सौरमंडल का सबसे ज़्यादा ऊष्म ग्रह है शुक्र। आप जानते हैं शुक्र जो है वो, अगर हम सूर्य से दूरी की बात करें तो दूसरा ग्रह है, और 224.7 दिन में ये सूर्य की परिक्रमा करता है। 224.7 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है, ठीक है। और ये ग्रह अनेक क्यों है गर्म? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ज्वालामुखी गतिविधियाँ हैं। यह क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि ज़्यादातर ज्वालामुखी गतिविधियाँ कौन से ग्रह पर हैं? तो वह है शुक्र ग्रह। नीति आयोग का प्रथम प्रशासनिक अधिकारी किसे बनाया है? प्रशासनिक अधिकारी बात कर रहे हैं CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो बनाया है सुश्री सिंधु श्री खुल्लर को। ये आप जानते हैं नीति आयोग अभी बना 2014-15 में,
यानी 1 जनवरी 2015 को बना था, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना था। इससे पहले था ये योजना आयोग, और प्रधानमंत्री जो है इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बिल्कुल हम आखिर में हैं। और भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितनी गारंटी देता है? पहली बात आपको बता दूं, भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार कौन से भाग में हैं, वो हैं भाग 3 में। और कौन से अनुच्छेद से हैं वो हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। पहले कितने थे? ये 7 थे, लेकिन जब 44वां संशोधन हुआ था, 44वां संशोधन हुआ था तो 7 मानी संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया था, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था। ठीक, तो अब बचे हैं 6। कितने बचे हैं? 6। कौन कौन से 6? समता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 45 क्वेश्चंस थे जो मैं लेके आया था आपके लिए। टॉप मोस्ट क्वेश्चंस इस तरीके से लाता रहूँगा, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप ज़रूर उसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और मुझे ये भी पता लगेगा कि आप वीडियो को पूरा देखते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।